Welcome back to Biology Lectures with Sonam. In this video lecture, I'm going to discuss about vertebrate eye development. So, eye development began during neurogenesis. Neurogenesis is the process of development of brain and various nervous systems. During neurogenesis, there is infoldings in neural plates, which leads to formation of neural grooves, and ultimately it leads to formation of neural tube. नाउ दिस इज अ न्यूरल ट्यूब और जो इसके ऊपर इस तरीके से लेयर इसको कवर करती है, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस. ओके, एंड यहाँ पे कुछ जो इस तरीके से सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूरल क्रस्ट सेल्स. न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो हैं, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, शवान सेल्स, देन मिलानोसाइट्स एंड डोर्सल रूट गैंग्लियन. इन सबकी फॉर्मेशन जो है ये न्यूरल क्रस्ट सेल से होती है. तो ये एक फोर्थ जर्म लेयर को क्रिएट करती है जो कि वेरियस पार्ट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. अब यहाँ पे जो इतना एरिया है जिसमें न्यूरल ट्यूब, न्यूरल क्रस्ट और एपिडर्मिस आते हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्टोडर्म. सो मीन्स आई डेवलपमेंट या फिर आई की जो डेवलपमेंट है वो एक्टोडर्म से होती है. मीन्स जो आईज हैं दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आई डेवलपमेंट. जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें आई डेवलपमेंट इसी तरीके से होती है. तो आई डेवलपमेंट में तीन मेजर प्रोसेसेस हैं या फिर तीन मेजर स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ आई फील्ड एंड ऑप्टिक वेसिकल्स. सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ लेंस प्लेकोड्स. थर्ड इज इंटरैक्शन बिटवीन ऑप्टिक वेसिकल्स एंड लेंस प्लेकोड. सो वन बाय वन जितने भी आई फॉर्मेशन के स्टेजेस हैं या प्रोसेसेस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आई फील्ड एंड ऑप्टिक वेसिकल्स. अब इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से स्टार्ट होती है? सबसे पहले दिस इज कॉल्ड द न्यूरल ट्यूब and this is called the ectoderm, which is red in color. Now neural tube is divided into two regions or two parts. This region, it help in development of brain, and this region help in development of spinal cord. So up to this region the ectoderm is called as head ectoderm, and up to this region the ectoderm is called as trunk ectoderm. So during the formation of optic vesicles, what happen? The cells which are present in this anterior region of neural tube, they start expressing noggin, and noggin expression leads to formation of a cascading effect which in turn activate different proteins जो कि ऑप्टिक नर्व की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. सो सबसे पहले जो एंटीरियर रीजन में जो यहाँ पे न्यूरल ट्यूब सेल्स हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं नॉगिन, एंड नॉगिन जो है ये इनहिबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ BMP4 विच इज कॉल्ड बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन 4. देन ये इनहिबिट करता है ET विच इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, बट ये प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ OTX2 विच इज कॉल्ड द प्रोटीन और इट एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. OTX2 इज ऑर्थोडेंटिकल होमोथोरिक्स 2 प्रोटीन, या फिर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी है, मींस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है. अब यहाँ पे जो नॉगिन है ये किसको प्रमोट करता है, किसकी फॉर्मेशन को? OTX2 की फॉर्मेशन को. OTX2 जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है, और जब इसका जो मींस इसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है, तो ये यहाँ पे क्या करता है कि नॉगिन का जो इनहिबिटरी इफेक्ट है ET के ऊपर, इसको इनहिबिट करता है. तो इससे क्या होगा कि जो ET है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, बिकॉज जो OTX2 है इसने नॉगिन के इनहिबिटरी इफेक्ट को जो है इनहिबिट किया है यहाँ पे. तो जब ET की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी तो यहाँ पे एक सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और सेकेंड प्रोटीन की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी विच इज कॉल्ड RX1. ये भी एक प्रोटीन है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है, एंड ये रेटिना डेवलपमेंट में हेल्प करता है. जबकि जो OTX2 जीन है ये आई डेवलपमेंट, देन ब्रेन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड की डेवलपमेंट में या फॉर्मेशन में हेल्प करता है. जो RTX1 जीन है ये PAX6 प्रोटीन्स की फॉर्मेशन को इनिशिएट और प्रमोट करते हैं, और PAX6 जो है ये 6-3 और SOX3 जो प्रोटीन्स हैं इनकी फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं. नाउ यहाँ पे ये जितने भी प्रोटीन्स हैं ये सभी चाहिए आई डेवलपमेंट के लिए, या फिर जब ये सभी इस तरीके से एक कैस्केड बनेगी और इस कैस्केडिंग इफेक्ट के साथ डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, और जब ये एक्टिवेट होंगे तो जो रीजन जो कि नॉक्स मींस यहाँ पे नॉगिन एक्सप्रेस कर रहा था और ये डिफरेंट प्रोटीन सेक्रेट हो रहे हैं इस रीजन से, ये रीजन जो है इसकी ई वेजिनेशन इस तरीके से होगी, और यहाँ पे ऑक्टिव
जो ऑप्टिक वेसिकल्स हैं इनकी फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे जो पैक्सिक्स है ये LHX2 जीन को भी, इसकी फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है एंड TLL की फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है। और इन टर्न जो LX2 जीन है ये पैक्सिक्स की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। सिमिलरली जो TLL है ये इसकी फॉर्मेशन को, मींस ये इस तरीके से इंटरकनेक्टेडली एक दूसरे की फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस रीजन में नॉगिन का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है और ये सभी जीन्स बन रहे हैं। तो इन सभी जीन्स की फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा कि ये जो पार्ट है इतना न्यूरल ट्यूब का ये इवेजिनेट हो जाएगा। इनवेजिनेशन का मतलब होता है अंदर की तरफ फोल्ड होना और इवेजिनेशन का मतलब है बाहर की तरफ फोल्ड होना। तो ये एरिया इस तरीके से फोल्ड होगा। नाउ ये बन गई यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल्स। ओके जब एक बार ऑप्टिक वेसिकल्स बनती हैं तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो ऑप्टिक वेसिकल्स हैं ये हेड एक्टोडर्म को इंड्यूस करवाती हैं कि वो आगे लेंस प्लेकोड्स की फॉर्मेशन करे। किस तरीके से? सबसे पहले क्या है, जब ये यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल्स यहाँ पे बनती हैं तो ये कुछ इंड्यूसिंग फैक्टर्स सेक्रेट करती हैं विच इंक्लूड दी BMP4 एंड FGF8। ये जो दोनों इंड्यूसिंग फैक्टर्स हैं ये इंड्यूस करवाते हैं जो इनके ओवरलाइंग यहाँ पे हेड एक्टोडर्म है इतना रीजन कि ये लेंस प्लेकोड की फॉर्मेशन करे। तो सेकेंड स्टेप यहाँ पे कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ लेंस प्लेकोड्स। तो लेंस प्लेकोड की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी और किस जो प्रोटीन्स हैं इनके इन्फ्लुएंस में होगी, ये सब ध्यान से सुनिए क्योंकि इसके डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो इसी से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कब लेंस प्लेकोड की फॉर्मेशन होगी और किस केस में वो नहीं होगी। तो सबसे पहले अभी हमने देखा कि जब ऑप्टिक वेसिकल्स एक बार बनती है तो ये कुछ जो है इंड्यूसिंग फैक्टर्स को सेक्रीट करती हैं विच इंक्लूड दी BMP4 एंड FGF8। नाउ यहाँ पे जो BMP4 ये क्या है, एक पैराक्राइन फैक्टर है एंड FGF8 है ये भी एक पैराक्राइन फैक्टर है। अब जो सेल सिग्नलिंग है इसमें डिफरेंट सिग्नलिंग्स होती हैं। जो पैराक्राइन सिग्नलिंग है इसमें क्या होता है कि सपोज ये जो सेल है इसने एक प्रोटीन या कुछ भी मॉलिक्यूल सेक्रेट किया तो ये जितने भी इसके नियर बाय सेल्स हैं इनके जो रिसेप्टर हैं इनके साथ ये बाइंड करेगा और एक जो है सिग्नल उसको इंड्यूस करवाएगा। तो जब इस तरीके से एक सेल जो है वो केमिकल सेक्रेट करता है या मॉलिक्यूल सेक्रेट करता है जो कि नियर बाय सेल्स में जो इसमें इस सिग्नलिंग को एक्टिवेट करते हैं, तो इस तरीके की सिग्नलिंग को हम बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। एंड जो फैक्टर यहाँ पे सेक्रेट हो रहा है दिस इज कॉल्ड पैराक्राइन फैक्टर। ओके तो दूसरा होता है यहाँ पे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, मींस यही जो है कोई मॉलिक्यूल सेक्रेट कर रहा है और ये मॉलिक्यूल इसी सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और इसी में रिस्पॉन्स इनिशिएट होगा। तो ये हो गया पैराक्राइन। फिर होता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग जिसमें कि जो ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन सेक्रेट होते हैं और ब्लड स्ट्रीम से फिर वो टारगेटिंग ऑर्गन तक रीच करते हैं एंड रिस्पॉन्ड करवाते हैं। और जो फोर्थ वन है इट इज कॉल्ड द एक्टोक्राइन सिग्नलिंग, मींस जैसे कुछ डक्ट्स होते हैं तो उनके ऑर्गन के जो कंटेंट्स होते हैं वो डक्ट में रिलीज होते हैं, डक्ट से फिर वो टारगेट सेल्स तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पे जो BMP4 एंड FGF8 ये दोनों क्या है, पैराक्राइन फैक्टर्स हैं। तो ये पैराक्राइन सिग्नलिंग को इंड्यूस करेंगे। अब इनके नियर बाय सेल यहाँ पे कौन से हैं, ये जो हेड एक्टोडर्म है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, जो ये वाला रीजन है इसमें BMP4 है, यहाँ पे FGF8। तो ये जो इंड्यूसिंग फैक्टर्स हैं ये इंड्यूस करते हैं हेड एक्टोडर्म के इस रीजन को कि ये आगे लेंस प्लेकोड की फॉर्मेशन करे। और इसके इंडक्शन के लिए क्या होना चाहिए इस हेड एक्टोडर्म के पास, ये जो हेड एक्टोडर्म है इसका कुछ जो रीजन है, जो इतना रीजन है ये एक्सप्रेस करता है पैक6 प्रोटीन्स को। अभी हमने पैक6 की यहाँ पे देखी कि किस तरीके से ये आई डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। तो इतना रीजन जो हेड एक्टोडर्म का है इसमें पैक6 एक्सप्रेस होता है। या तो पैक6 जो है वो इन हेड एक्टोडर्म के सेल्स में कॉम्पिटेंस डेवलप करता है कि ये जो हेड एक्टोडर्म के सेल हैं ये इन दोनों पैराक्राइन फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, मींस यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स क्या कर रही हैं, लेंस को जो हेड एक्टोडर्म है इसको इंड्यूस कर रही हैं कि वो लेंस प्लेकोड की फॉर्मेशन करें। और जो इंडक्शन है, इंडक्शन के लिए जो हेड एक्टोडर्म है इसमें पैक6 का होना बहुत जरूरी है। अगर पैक6 नहीं होगा तो यहाँ पे कोई लेंस प्लेकोड नहीं बनेगी।
क्योंकि जो यहाँ पे सिग्नलिंग मींस यहाँ पे नहीं होगी, सिग्नलिंग के लिए पैक6 रिक्वायर्ड होता है। सो हियर इन रिस्पॉन्स टू BMP4 एंड FGF8, जो यहाँ पे हेड एक्टोडर्म है, ये यहाँ पे दो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करती है, SOX2 एंड LMAF। इसकी फॉर्मेशन के साथ क्या होता है कि जब यहाँ पे जो हेड एक्टोडर्म है इसमें ये तीन प्रोटीन्स बनते हैं, SOX2, LMAF एंड PAX6। तो इन तीनों की फॉर्मेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं हेड एक्टोडर्म के, ये अपना बिहेवियर चेंज करते हैं और ये कुछ लोकलाइज्ड जो थिकनिंग है उसको डेवलप करते हैं। और ये जो लोकलाइज्ड थिकनिंग है, ये पार्ट थिक हो रहा है, इसे ही हम बोलते हैं लेंस प्लेकोड। तो मतलब यहाँ से लेंस प्लेकोड की फॉर्मेशन हो रही है और इसी से आगे जो है वो लेंस बनेगा। तो यहाँ पे इनके कारण लेंस प्लेकोड की फॉर्मेशन हो रही है। अब हम डिस्कस करेंगे वेरियस केसेस कि किस केस में जो है लेंस प्लेकोड बनेगा और किस में नहीं बनेगा। सबसे पहले इफ ऑप्टिक वेसिकल इज रिमूव्ड, अगर हम यहाँ से ऑप्टिक वेसिकल को रिमूव कर दें तो लेंस प्लेकोड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे दो जो फैक्टर्स हैं, पैराक्राइन फैक्टर्स हैं, ये रिलीज नहीं होंगे विच इंक्लूड द BMP4 एंड FGF8। और जब ये रिलीज नहीं होंगे तो यहाँ पे इसको कोई इंड्यूसिंग मींस इसकी इंडक्शन नहीं होगी और ये ऐसे ही रहेगा, लेंस प्लेकोड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। सेकेंड केस क्या है? इफ ऑप्टिक वेसिकल इज कट एंड प्लेस जस्ट बिलो द ट्रंक एक्टोडर्म। अब हमें पता है कि जो यहाँ पे एक्टोडर्म है, हेड एक्टोडर्म है, इसका भी कुछ एरिया जो है वो पैक6 को एक्सप्रेस या उनकी प्रोडक्शन करता है। तो अगर हम ऑप्टिक नर्व को यहाँ से रिमूव करके नीचे ट्रंक एक्टोडर्म के जो पीछे है इसमें यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो क्योंकि इस एरिया में कोई पैक6 नहीं है, तो चाहे ये दोनों पैराक्राइन फैक्टर सेक्रीट हों लेकिन सिग्नलिंग नहीं होगी। अगर सिग्नलिंग नहीं होगी तो कोई लेंस प्लेकोड जो है वो नहीं बनेगा। उसके बाद जो थर्ड एंड लास्ट केस है, इफ द टिश्यू अदर देन ऑप्टिक वेसिकल पुट जस्ट बिलो द हेड एक्टोडर्म, अगर कोई भी हम टिश्यू रख दें तो क्या है, लेंस प्लेकोड्स नहीं बनेंगे, क्योंकि ये दो फैक्टर्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेंस प्लेकोड्स की फॉर्मेशन में। सो लास्ट स्टेप इन आई फॉर्मेशन और आई डेवलपमेंट इज इंटरेक्शन बिटवीन ऑप्टिक वेसिकल्स एंड लेंस प्लेकोड्स। सो सबसे पहले हमने देखा कि जो ऑप्टिकल वेसिकल्स हैं वो लेंस प्लेकोड की फॉर्मेशन के लिए हेड एक्टोडर्म को इंड्यूस करती हैं। लेकिन सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जब लेंस प्लेकोड बन जाएगी तो वो जो है रेसिप्रोकली इंड्यूस करेगी ऑप्टिक वेसिकल्स को कि वो इनवेजिनेट हो और उससे रेटिना या फिर जो दूसरे आई पार्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे क्या होता है, द इंड्यूसर और द इंड्यूसर विच इज फर्स्ट inducer, it become induced. This type of induction is called reciprocal induction. Means सबसे पहले जो ऑप्टिक वेसिकल्स हैं ये इंड्यूस कर रही थी हेड एक्टोडर्म को कि वो जो है वो लेंस प्लेकोड की फॉर्मेशन करे, लेकिन अब लेंस प्लेकोड जो है वो ऑप्टिक वेसिकल्स को इंड्यूस करती है कि वो आगे जो है आई डेवलपमेंट में जाए। सो दिस टाइप ऑफ इंडक्शन इज कॉल्ड एज द रेसिप्रोकल इंडक्शन। सो ऑप्टिक वेसिकल विच इज सो फॉर इवेजिनेटिंग, now it become invaginate to develop two layers which include the inner layer and outer layer. अब यहाँ पे जो inner layer है ये retina formation करेगी और जो outer layer है उससे choroid development होगी which is also called the pigmented layer। तो किस तरीके से होता है? अब यहाँ पे अभी हमने देखा कि जो lens placode है अब ये ऑप्टिक वेसिकल को इंड्यूस करती है बाय सेक्रेटिंग सम प्रोटीन्स कि ये इनवेजिनेट करे। जब इसकी इनवेजिनेशन होगी तो यहाँ पे दो लेयर्स बन जाएगी। अब यहाँ पे जो ऑप्टिक वेसिकल है इसकी इनवेजिनेशन इस तरीके से हो रही है तो यहाँ पे दो लेयर्स बन जाएगी, ये अंदर वाली लेयर है, ये बाहर वाली लेयर है। तो जो इनर लेयर है इससे बनेगा रेटिना और जो आउटर लेयर है इससे बनेगा कोरॉइड। दिस इज इनर लेयर। इनर लेयर से यहाँ पे जो रेड वाला है ये रेटिना की फॉर्मेशन होती है और जो आउटर लेयर है इससे बनता है कोरॉइड जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है और इसकी जो फर्दर यहाँ पे जो एक्सटेंशन है ये बनता है ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व्स की फॉर्मेशन करती हैं। अब यहाँ पे इस रीजन में जो कोरॉइड का ये वाला रीजन है इससे यहाँ पे सीलियरी बॉडी बनता है जो यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है। and this red in color is muscle present in eye which is called iris, जो लेंस को इसकी जगह पे रखने में, इसकी प्लेसमेंट में हेल्प करता है लेंस की। तो इस तरीके से आई डेवलपमेंट होती है। अब यहाँ पे जो न्यूरल ट्यूब है इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ रेटिना, उसके बाद रेटिना, then choroid, iris, ciliary body and optic nerve. Head ectoderm it help in formation of lens, क्योंकि हेड एक्टोडर्म से सबसे पहले क्या बनता है, लेंस प्लेकोइड, इससे लेंस बनता है।
देन यहाँ पे कॉर्निया एंड आईलिड, इसके ऊपर जो हेड एक्टोडर्म है ये कॉर्निया में डेवलप होती है, दिस इज कॉल्ड दी कॉर्निया, जो व्हाइट पार्ट होता है, व्हाइट ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, पूरे आई को कवर करता है, दिस इज कॉल्ड दी कॉर्निया, इस तरीके से। एंड इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से आईलिड्स बनती हैं। नाउ अब हम देखें अगर कि रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो कि आई डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे पैक6 के फंक्शन को। तो पैक6 का फंक्शन हमने अभी देखा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, कि वो आगे यहाँ पे जो लेंस प्लेकोड्स हैं, जो हेड एक्टोडर्म है, ये पैक6 को एक्सप्रेस करती है और इसी के कारण यहाँ पे जो है लेंस प्लेकोड की फॉर्मेशन होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 11। अब यहाँ पे डिफरेंट केसेस हैं, ये जो क्रोमोसोम है ये पैटर्नल क्रोमोसोम एंड दिस इज मैटरनल क्रोमोसोम, मींस पैटर्नल कॉपी एंड मैटरनल कॉपी। तो सेट ऑफ क्रोमोसोम है जिसमें एक पैटर्नल है एक मैटरनल है, अगर दोनों में पैक6 प्रेजेंट होगा तो नॉर्मल आई डेवलपमेंट होगा, लेकिन अगर यहाँ पे एक में जो है पैटर्नल में पैक6 प्रेजेंट है और मैटरनल में एब्सेंट है, तो यहाँ पे नॉर्मल आई डेवलपमेंट होगा, लेकिन उनका साइज रिड्यूस हो जाएगा आईज का। मींस अगर किसी भी एक पेरेंट के क्रोमोसोम में अगर पैक6 प्रेजेंट है तो आई डेवलपमेंट नॉर्मल होगा, लेकिन साइज रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों केसेस में, दोनों पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम दोनों में मिसिंग है पैक6, तो आई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होगा। तो ये तीनों केसेस हैं। देन यहाँ पे जो सोनिक हेजहॉग है, इट इज इनहिबिटर ऑफ पैक6, मींस जो सोनिक हेजहॉग है ये पैक6 को इनहिबिट करता है। अब यहाँ पे जो ह्यूमन या जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इनमें दो आईज होती हैं, तो दो आईज किस पोर्शन में बनेगी, उस जो हेड एक्टोडर्म या फिर जो न्यूरल ट्यूब के उस हिस्से में बनेगी जहां पे कि डिफरेंट प्रोटीन्स एक्सप्रेस होते हैं, जैसे नॉगिन, देन जो हमने पैक6 वगैरह डिफरेंट जो है डिस्कस किए हैं। लेकिन यहाँ पे सेंटर वाला एरिया जो है ये, इसमें कोई आई फील्ड नहीं है। तो ये सेंटर वाला एरिया इस तरीके से क्यों है, क्योंकि इस एरिया में सोनिक हेजहॉग प्रेजेंट होता है जो कि पैक6 के एक्सप्रेशन को इनहिबिट करता है। तो इस वजह से जो आई फील्ड है, मींस दो आईज वो अलग अलग बनती हैं, नहीं तो एक ही आई बनेगी। सो यहाँ पे एक केस को हम डिस्कस करेंगे। सो आई फील्ड इज सेपरेटेड बाय सोनिक हेजहॉग। तो केस 1 क्या है, अगर सोनिक हेजहॉग यहाँ पे एब्सेंट होगा तो क्या होगा कि जो आई फील्ड है इनकी सेपरेशन नहीं होगी, इस एरिया में भी आई बनेगी, तो यहाँ पे एक बड़ी आई इस तरीके से बनेगी, विच इज इन केस ऑफ साइक्लोपिया। सेकेंड केस क्या है, इफ सोनिक हेजहॉग इज मैक्सिमम, अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो ये सभी एरिया में जो है पैक6 को इस तरीके से इनहिबिट करेगा। तो जब ये पैक6 को इनहिबिट करेगा तो पैक6 क्या करते हैं, लेंस प्लेकोड वगैरह की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ऑप्टिक नर्व्स भी, जो ऑप्टिक वेसिकल्स हैं वो भी नहीं बनेगी, लेंस प्लेकोड भी नहीं बनेगी और आई डेवलपमेंट नहीं होगी। So this is all about vertebrate eye development. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology Lectures with Sonam.